हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पर्यावरण पारिस्थितिकी चल रहा था। उस पर्यावरण पारिस्थितिकी में हम आपको वही चीज़ें बता रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। परीक्षा में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं सारी चीज़ों को हम बताएंगे। परीक्षा आपकी चाहे जो भी होगी, यहाँ से आपके कई ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और याद रखिए, इनको सुनने के बाद आपके अधिकतर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप कर सकते हैं अपनी परीक्षा में। ठीक है। एक जानकारी आपको बता दें कि हम पेड कोर्स अवेलेबल करवाते हैं टेलीग्राम ग्रुप के सहारे। यूपी पीसीएस का जो पेड कोर्स चल रहा था वो अब बंद हो चुका है, क्योंकि 24 अक्टूबर को एग्जाम है और यूपीएससी का 10 अक्टूबर को एग्जाम है, तो इनके लिए टाइम नहीं बचा है। तो इसमें हम आपसे फीस लेके या आपको वर्गला कर हमारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। एक बेनिफिट पैसे का हो सकता है, तो उसको वो नहीं चाहिए। ठीक है। हमारा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सके। हमारा फ़ायदा जो हो उससे कोई नहीं, मतलब हम आपका फ़ायदा होना चाहिए बस। तो 24 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इनके लिए पेड कोर्स बंद हो चुके हैं। अब आज से नहीं बंद किए, पिछले 10 दिन पहले 15 दिन पहले हमने अनाउंसमेंट कर रखा। अब जो कोर्स है बीपीएससी 67 फ्री के लिए है, आरओ 2021 फ्री के लिए है, बिहार सीडीपीओ के लिए और बिहार दरोगा के लिए। ये सारे कोर्स इसमें आपको मिलेंगे। बहुत नॉर्मल फीस है, मात्र 300 रुपये। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए अब इस 300 रुपये में हम आपको पूरा का पूरा पीडीएफ, जो जीएस का पीडीएफ होगा ना, वो सारा आपको देंगे। और पीडीएफ भी उतना ही देंगे कि जिससे कि आप उसको समय रहते एक बार नहीं, उसको कम से कम 3 बार पढ़ जाइए, 3 से 4 बार, मतलब कम से कम पढ़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर जाइए। ये हमारा लक्ष्य है। और जैसे पिछली बार अच्छा खासा रिजल्ट मिला था, वैसे ही इस बार भी उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अच्छी मेहनत करेंगे और अपने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन भी कर जाएंगे। चाहे बिहार पीसीएस का एग्जाम रहा हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम रहा हो, पिछली बार अच्छा प्रदर्शन हुआ है। 80% रिजल्ट मिले हैं पिछली बार। ठीक है। तो इस हिसाब से हम थोड़ा ध्यान देंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारी की वीडियो। आज हम शुरुआत करेंगे अनुकूलन से। अनुकूलन से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। पारितंत्र हम बता रहे थे, तो हमने कल बताया था प्राकृतिक और मानव निर्मित पारितंत्र होते हैं। प्राकृतिक में हमने पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर कर बताए थे, जिसमें घास के मैदान, जंगल, नदी, झील, समुद्र के बारे में हमने बताया था। और मानव निर्मित में हमने बताया था कि 2 तरीके के, एक सौर ऊर्जा पर निर्भर, दूसरा जीवाश्म ऊर्जा पर निर्भर। सौर ऊर्जा पर निर्भर हमने बताया था खेत और एक्वाकल्चर, तालाब वाला, और जीवाश्म पर बताया था हमने नगरीय और औद्योगिक पारितंत्र। आज हम थोड़ा सा पारिस्थितिकी पिरामिड, एक टर्म आता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है भाई? पारिस्थितिकी पिरामिड जो है ना, ये किसी पारितंत्र में पोषण स्तरों का आलेखीय निरूपण होता है। आलेखीय निरूपण होता है। पारितंत्र में पोषण स्तरों का आलेखीय निरूपण ही पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। और याद रखना, इसमें हमेशा उत्पादक जो होता है ना, वो पिरामिड के आधार की रचना करता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, ये भी देख लेंगे। एक है संख्या पिरामिड, एक है जीव द्रव्यमान पिरामिड, और तीसरा है ऊर्जा पिरामिड। ये 3 प्रकार हैं। पिरामिड 3 प्रकार का होता है। अब इसमें सबसे पहले संख्या पिरामिड देख लेंगे। संख्या पिरामिड क्या होता है भाई? संख्या पिरामिड जो है वो प्रत्येक पोषण स्तर पर वह जीवों की संख्या को बताता है। जीवों की संख्या को बताता है। अब यहां पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो जैसे एक पेड़ की बात कर लें, एक पेड़ पर कई प्रकार के जीव रहते हैं, एक ही पेड़ है। तो इस मामले में अगर हम पेड़ को एक वो मानेंगे, उत्पादक मानेंगे, तो बाकी जो जीव इस पे लगे हुए हैं उनको क्या मानेंगे हम? उपभोक्ता।
तो यहाँ का वो कैसा बनेगा, यहाँ का पिरामिड जो बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा, उल्टा बनेगा ना भाई, ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है ना, ऐसे ही तो बनेगा। यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेड़ वाला का एग्जांपल हमने दिया, उसमें जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा। एक बात याद रखिएगा, उत्पादक की संख्या जब उपभोक्ताओं से अधिक होगी तो वहां पर पिरामिड सीधा बनेगा, और जब उत्पादक की संख्या उपभोक्ताओं से कम रहेगी तो वहां पर पिरामिड उल्टा बनेगा। ये बात हमें याद रखनी है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। संख्या पिरामिड क्या है कि पोषण स्तर पर, प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाता है संख्या पिरामिड। इसमें घास की संख्या जीवों से अधिक होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर घास की संख्या ये हो गई और ये हो गई जीवों की संख्या। तो ये कैसा हुआ, सीधा हुआ। शाकाहारी जंतु की संख्या अगर अधिक है, होती है मांसाहारी जंतु से, तो यहां भी सीधा ही बनेगा। लेकिन जब शाकाहारी जंतु प्राथमिक उत्पादकों से अधिक होते हैं, जैसे पेड़ का एग्जाम्पल हमने दिया था, तो वहां पर ये उल्टा बनेगा। तो हमें ये चीज भी याद रखनी। तो संख्या पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। दूसरा क्या है, जीव द्रव्यमान पिरामिड। जीव द्रव्यमान पिरामिड क्या है भाई, इसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर खड़ी फसल के कुल जीव संहति को दर्शाता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर खड़ी फसल के कुल जीव संहति को दर्शाता है कौन, जीव द्रव्यमान पिरामिड। इसका अगर हम इसको व्यक्त करने का तरीका देखें तो इसको व्यक्त कैसे करते हैं भाई, ग्राम प्रति यूनिट और किलो कैलोरी प्रति एकांक क्षेत्रफल। इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। जीव द्रव्यमान जो पिरामिड होता है ना, वो भी स्थलीय पिरामिड की बात अगर करेंगे, जीव द्रव्यमान में स्थलीय पिरामिड की जब हम बात करेंगे तो ये सीधा बनेगा। स्थलीय पिरामिड हमेशा सीधा होगा जीव द्रव्यमान में, और जलीय पिरामिड कैसा होगा, उल्टा बनता है भाई। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पेपर में आया हुआ है भाई, तो याद रखने की जरूरत है। तीसरा प्रकार क्या था, तीसरा प्रकार था ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड कैसा होगा, अब ये बात यहाँ पे देखने की जरूरत है। तो प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है। इसको अगर हम देखेंगे कि किलो कैलोरी एकांक, ऐसे किलो कैलोरी एक प्रति एकांक क्षेत्रफल या प्रति एकांक समय, प्रति एकांक समय द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं झील की जो स्वपोषी ऊर्जा होती है उसको हम इसी में देखते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र की भी बात करेंगे। प्राकृतिक पारितंत्र में जलीय स्थलीय जो घास उसके मैदान, उन सब की हम जिक्र करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, क्योंकि यूपीपीसीएस का भी एग्जाम है, यूपीएससी का भी एग्जाम है। लेकिन उसके बाद हम ये विस्तार से पढ़ेंगे, इसके बारे में एनवायरनमेंट का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखेंगे कि जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा भाई। तो हम अनुकूलन की बात कर रहे थे। अनुकूलन क्या है, अनुकूलन किसी जीव की बनावट या व्यवहार या जीने की पद्धति जिसकी सहायता से वह किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है। मतलब कोई जीव है, उसकी बनावट कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका जीने का तरीका कैसा है, इन सब की मदद से ही कोई जीव अपने आप को उस पर्यावरण के अनुकूल बना लेता है। इसी को अनुकूलन कहा जाता है। मछली पानी में रहती है, ठीक है, उसके पास ऐसा कुछ होगा ना कि वो
पानी में ही रह सकती है, बाहर नहीं रह सकती, है ना। तो इस तरीके से जो अनुकूलन होता है ना, वो ये होता है कि जीव की बनावट या उसका व्यवहार या फिर उसके जीने की जो पद्धति है, इसी की सहायता से जब वह किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है, उसी को हम अनुकूलन बोलते हैं। मछली का एग्जाम्पल अगर हम ले लें, तो मछली में जो पंख व क्लोम पाए जाते हैं, वो उसको पानी में जीवित रहने के लायक बनाते हैं। यहाँ पे याद रखना। इसी में एक चीज और है कि जलीय पुष्पीय पौधों में काष्ठ की अनुपस्थिति जो होती है, वो भी पानी में रहने के लिए उनको अनुकूल बनाती है, और साथ में अल्प विकसित जड़ तंत्र होता है। अल्प विकसित जड़ तंत्र और काष्ठ की अनुपस्थिति के कारण ही जलीय पुष्पीय पौधे जल में रह सकते हैं। ये उनकी अपनी विशेषता है कि वो उनमें रहने के अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं। आगे देखते हैं। उत्परिवर्तन के कारण समष्टि के जीवों में नए जीन उत्पन्न हो जाते। भैया ये प्रश्न पूछा गया था अभी पिछले साल, मेरे ख्याल से आरओ का एग्जाम जो 2016 का हुआ था, और यूपी पीसीएस में भी प्रश्न पूछा गया है कि समष्टि के जीवों में नए जीनों का उत्पन्न होना क्या है। तो ये उत्परिवर्तन है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अर्धसूत्री विभाजन निषेचन प्रत्येक पीढ़ी में जीनों के नए संयोजन को पुनः संयोजन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है और जो निषेचन होता है, तो प्रत्येक पीढ़ी में जीनों के नए संयोजन जो होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पुनः संयोजन कहते हैं। याद रखना। आगे है कि अतः, अब देखिए ये दोनों हमने देखा, उत्परिवर्तन क्या होता है, पुनः संयोजन क्या होता है। तो अब इसी में देख लेंगे कि एक ही प्रजाति के सदस्यों में विविधता पाई जाती है और वो यथार्थतः समरूप नहीं होते हैं। यही होती है विविधता वंशागत होती है। कुत्तों में भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। भालू एक नॉर्मल देख सकते हैं, एक ध्रुवीय भालू देख सकते हैं। तो अब ध्रुवीय भालू जो होगा भाई, उसमें जो विविधता होगी वो कैसे होगी, वो आनुवंशिक ही तो रहेगी। अब वो ऐसा तो है नहीं, वो ध्रुवीय भालू का जो बच्चा होगा या जो उसका जो कुछ वंशावली होगी, वो नॉर्मल वाले भालू की तरह हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आगे देखते हैं। विकास परक बल क्या होता है। विकास परक बल, विकास परक बल को डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण कहा था। विकास परक बल को डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण कहा। इसमें क्या होता है, जीवों को वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायक होता है। जो विकास परक बल होता है ना, ये जीवों को वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायक होता है। और याद रखना, जीनों का अधिक जनन होता है यहीं पर। विकास परक बल के कारण ही जीनों का अधिक जनन होता है। जैव विकास के कारण ही प्रजातियों में विविधता और अनुकूलन उत्पन्न होता है। जैव विविधता के कारण, उनमें जो विविधता होगी ना, उसी के कारण, जैव विकास के कारण ही उनमें विविधता और अनुकूलन पैदा होता है। प्रजाति की उत्पत्ति, प्रजाति की उत्पत्ति को हम प्रजाति उद्भवन भी कहते हैं। याद रखना है, संसार की जो सभी प्रजातियां हैं जीवित हों, प्रजाति उद्भवन एवं विलोपन का परिणाम होती है। जो संसार में सभी प्रजातियां पाई जाती है जो जीवित भी हैं, वो सब प्रजाति उद्भवन और विलोपन का परिणाम है भाई। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, उसे ही हम प्रजाति उद्भवन कहते हैं। यह भी पेपर में आ चुका है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, उसे प्रजाति उद्भवन कहते हैं। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रजाति उद्भवन होता, उसी को हम विकास बोलते हैं। तो पहले प्रजाति उद्भवन होगा, उसके बाद विकास होगा।
जब प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, तो वो होता है प्रजाति उद्भवन। और जब प्रजाति उद्भवन होता है, जिसके कारण प्रजाति उद्भवन होता है, उसी को हम विकास बोलते हैं। अब भौगोलिक विलगन देख लेते हैं। ये भौगोलिक विलगन क्या होता है भाई? भौगोलिक विलगन क्या होता है? एक प्रजाति की दो समष्टियों के बीच भौतिक विलगन जो होता है, यही होता है भौगोलिक विलगन। एक प्रजाति की दो समष्टियों के बीच में जो भौतिक विलगन देखा जाता है, उसी को भौगोलिक विलगन कहा जाता है। और भौगोलिक विलगन होते कौन कौन है? तो इसमें पर्वत है, पठार, नदी, समुद्र। ठीक है। समुद्री मछली जो होगी, लवणीय क्षेत्र में जो पाई जाएगी मछली, समुद्र में जो पाई जाएगी, वो अब किसी तालाब वाले क्षेत्र की मछली की देखेंगे तो इनमें अंतर होगा जरूर। ठीक है। पहाड़ी बकरी होती ना एक, और एक नॉर्मल बकरी होती है जो सब लोग पालते भी हैं गांव में। इन दोनों में भी अंतर है। क्यों? वो अंतर जो है वो उनकी समष्टियों के कारण है, कोई और कारण नहीं, उनकी समष्टियों के कारण, कि वो मैदानी क्षेत्र की बकरियां, वो पहाड़ी क्षेत्र की बकरियां। और भी चीजें हैं भाई। ध्रुवीय भालू है और नॉर्मल भालू देख लीजिए। एक गांव में घूमता हुआ जो कुत्ते की प्रजाति, तो कुत्तों की प्रजाति होती है, एक गांव में घूमते हुए नजर आते हैं, और एक जंगली कुत्ते होते हैं। इन दोनों में भी अंतर होता है। कुत्ते तो दोनों हैं, लेकिन उसका वो जंगली है और ये गांव का है जो कि पालतू भी हो सकता है। तो इन दोनों में भी बहुत अंतर है। उनके दांत बहुत नुकीले होते हैं, उनका जबड़ा बड़ा मजबूत होता है, उनके पैर बड़े मजबूत होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इनकी समष्टियों में अंतर होने के कारण इनकी जो प्रजातियां होती है ना, उनमें भी अलग अलग स्वभाव देखा जा सकता है। यही भौगोलिक विलगन है। याद रखना कि यह किसी समष्टि के प्रजाति उद्भवन का सबसे सामान्य तरीका होता है। यह किसी समष्टि के प्रजाति उद्भवन का सबसे सामान्य तरीका होता है। पारिस्थितिकी विलगन क्या होता है फिर? पारिस्थितिकी विलगन दो समष्टियों के पर्यावरण में तापमान, आर्द्रता और पीएच जो अंतर होता है, वही पारिस्थितिक विलगन होता है। दो समष्टियों के पर्यावरण में तापमान, आर्द्रता, पीएच में जो अंतर पाया जाता है ना, उसी के कारण पारिस्थितिक विलगन उत्पन्न होता है। ठीक है। इसके लिए भी एग्जांपल्स हैं कई सारे, आप देख सकते हैं। अरे इंसान को ही ले लेते हैं। कोई समुद्र के किनारे रहता है, कहीं कोई मैदानी क्षेत्र में रहता है, कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, कुछ ना कुछ अंतर आता है ना भाई। तो इस तरीके से पारिस्थितिकी विलगन भी हम देख सकते हैं। उनका तापमान अलग, हमारा अलग है। आर्द्रता उनका कुछ और सिस्टम होगा, हमारे यहाँ कुछ और हो सकता है। ठीक है। अब जनन विलगन क्या होता है? जनन विलगन विभिन्न समष्टियों के सदस्यों के बीच अंतः प्रजनन में जब हस्तक्षेप उत्पन्न होता है, विभिन्न समष्टियों के सदस्यों के बीच में जो अंतः जनन होता, अंतः प्रजनन होता है, उसमें जब हस्तक्षेप उत्पन्न होता है, उसी के कारण जनन विलगन होता है। जब किसी प्रजाति की दो समष्टियां जन्म अवरोध के कारण अंतः प्रजनन करने में असमर्थ होती हैं, तो जनन विलगन हो जाता है ना भाई? जाहिर सी बात है। यहाँ पे कुत्ते का ले लेना, कुत्ते का, वो जैसे एक तो बड़ा बड़ा बाल वाला होता है, एक गांव वाला है। इन दोनों में भी कुछ ना कुछ आएगा। अब इनको क्रॉस ब्रीड में अगर कन्वर्ट करा दिया जाए, तो इनके जो जीन होंगे ना, उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर आ जाएगा। ठीक है। यही है जनन विलगन।
एक थोड़ा सा डोडर, इस पे प्रश्न आया हुआ डोडर के बारे में। डोडर जो होता है वो अमरबेल की प्रजाति होती है। अमरबेल आप जानते होंगे, पेड़ों पर लताओं के रूप में चढ़ जाती है। तो डोडर अमरबेल की प्रजाति है। ये पत्ती रहित परजीवी पौधा होता है। पत्ती रहित परजीवी पौधा होता है जो कि अमरबेल की एक प्रजाति है। डोडर नाम है इसका। पारितंत्र के घटक देखेंगे। पारितंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं भाई? तो पारितंत्र के, अब इसमें घटक पर क्या नजर होगी कि भाई जीवधारी और वातावरण में जो उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जीवधारी और वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या करता भाई? यह सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पहली चीज, ये प्रश्न आया हुआ है, एक कार्यशील क्षेत्रक इकाई होती है, एक खुला तंत्र होता है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिक तंत्र ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मतलब इनकी अपनी उत्पादकता होती है। अब इसमें देखिए, जैविक और अजैविक घटकों को हम शामिल करते हैं। अजैविक घटक अलग, जैविक घटक अलग। अजैविक घटक में 3 प्रकार, कौन कौन से? कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक। कार्बनिक में देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस, यूरिया, ये सब क्या है? कार्बनिक है। अकार्बनिक में क्या है? जल है, मृदा है, वायुमंडलीय गैस है, खनिज, चट्टान, तत्व, ये सारे क्या है? अकार्बनिक। तो भौतिक क्या है? भौतिक है भैया तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, वायु, ये सारे भौतिक हैं जो कि अजैविक घटक का ही एक पार्ट है। लेकिन जैविक घटक जो हम देखेंगे तो उसमें 3 है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। फिर इसके आगे थोड़ा और देख लेते हैं। अभी वीडियो थोड़ी चलेगी लंबी। इसमें आगे देखिए, ये प्रश्न आया हुआ है, जीव से जैव मंडल का जैविक संगठन का जो सही क्रम होता है, जीव से जैव मंडल का जो जैविक संगठन का सही क्रम होता है वो कौन सा है भाई? सबसे पहले जनसंख्या होती है, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र बनता है, फिर बनता है भूदृश्य। ये क्रम है भैया, कम से ज्यादा की तरफ। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो याद रखना इसको। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हमने पहले बता दिया है, घास स्थल, वन, मरुस्थल स्थलीय है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या है? झील, नदी, समुद्र है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या है? ये हमने पहले बता रखा है, वन, झील, नदी, घास का मैदान। कृत्रिम क्या है? धान का खेत और तालाब, है ना। ये सारी चीजें हम बता रखे हैं। ये हम पॉइंट में इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि ये प्रश्न में पूछे गए हैं पहले ही, तो इनको इसलिए थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। फिर समुद्र जो है ये भी आया हुआ है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र होता है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र होता है और समुद्री धाराओं के कारण समुद्र में तापमान का स्तरण नहीं हो पाता है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, तो समुद्री धाराएं क्या करती है? समुद्री धाराएं इस तरीके से चलती है ना, अरे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से चलती हैं। तो नीचे का ऊपर, ऊपर के नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसे होता रहता है। तो इनमें अस्तरण नहीं बन पाता है, स्तर नहीं बन पाते कोई। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है। लेकिन तालाब वालाब की जब हम बात करेंगे ना, झील तालाब है, तो उसमें स्तरण पाया जाएगा। खूब सारी धूप हो, बहुत तेज धूप हो, और आप वहां पे जाएं तालाब के किनारे, बिल्कुल ऊपर वाले पानी को जब टच करेंगे तो बहुत गर्म मिलेगा आपको। लेकिन थोड़ा सा उसको हिला दीजिए, पानी को, टिका हुआ पानी है, उसको हिलाइए, तो उसके नीचे जब थोड़ा सा पानी ऊपर आएगा ना, वो ठंडा दिखेगा। इस तरह इसी को बोलते हैं। लेकिन समुद्र में ऐसा सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी धाराएं बराबर चलती रहती हैं भाई, इस तरीके से चलती रहती हैं, वो इस तरीके से चलती रहती हैं धाराएं, इसलिए वहां पे स्तर नहीं बन पाता है। ठीक है,
आगे देखिए, पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण क्या है? वनोन्मूलन। पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण है वनोन्मूलन और मरुस्थलीकरण, बाढ़, सूखा, वर्षा की परिवर्तनशीलता इसके गौण कारण। तो पूछा गया था पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण क्या है? पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण क्या है, ये प्रश्न आया हुआ था। तो मूल कारण है भाई वनोन्मूलन, लेकिन गौण कारण के रूप में अगर देखेंगे तो उसमें मरुस्थलीकरण आएगा, बाढ़, सूखा, वर्षा की परिवर्तनशीलता, ये सभी कौन से कारक होंगे? ये गौण कारक है। अब वनोन्मूलन देख रहे हैं तो थोड़ा सा हमें वनोन्मूलन के बारे में देख भी लेना चाहिए, है ना, कि वनोन्मूलन होता क्या है भाई, इसके क्या फायदे होते हैं, इसके क्या नुकसान होते हैं। इनके कुछ नुकसान भी होंगे, तो इनके कुछ नुकसान होंगे तो, और कारण क्या है ये भी हम देखेंगे। तो वनोन्मूलन के कारण हम देख लेते हैं थोड़ा सा। वनोन्मूलन के कारण क्या क्या भाई? कृषि, स्थानांतरित जुताई, स्थानांतरित खेती भाई, जलावन लकड़ी की मांग, याद रखना ये सब। आगे उद्योगों और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लकड़ी की मांग, शहरीकरण और विकास संबंधी जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं उसमें भी वनोन्मूलन होता ही होता है। इसके अलावा फिर और कुछ है? अरे विकास काम होते हैं, सड़कें बनती हैं, फैक्ट्रियां बन रही हैं, आवास बनाए जा रहे हैं, स्कूल बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, तो पेड़ तो कटेंगे ना, वनोन्मूलन होता है ना यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे। अब वनोन्मूलन का अगर वनोन्मूलन हो रहा है तो इसका भी कारण वनोन्मूलन के परिणाम भी होते होंगे। तो वनोन्मूलन के परिणाम क्या हो सकते हैं भाई? जैव विविधता का ह्रास तो होगा ही, है ना, तो इस ध्यान रखें। आगे है पारिस्थितिकी असंतुलन जो होता है वो सकारात्मक रूप से जल प्रबंधन, वन रोपण तथा वन्य जीव सुरक्षा से प्रभावित होते हैं। तो पारिस्थितिकी असंतुलन सकारात्मक रूप से जल प्रबंधन, वन रोपण तथा वन्य जीव सुरक्षा से प्रभावित होते हैं। तो हमें ये भी याद रखना है। इसके आगे भी देखें। चलिए अभी कितना मिनट हुआ, अब रहने देते हैं, ठीक है, नहीं देख लेते हैं और। चलिए वहन क्षमता, वहां यही एक पेज और देखेंगे उसके बाद बंद कर देंगे। वहन क्षमता क्या होती भाई? वहन क्षमता एवं जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। वहन क्षमता क्या है कि एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए भाई कि जो उस भौगोलिक क्षेत्र का पारितंत्र है ना, वहां पर जीवधारियों की जो प्रजाति है उन्हें अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित करेंगे। और परिभाषित कैसे करेंगे कि भाई वह पारितंत्र के संसाधन से पोषण प्राप्त कर रहे हैं, यही है वहन क्षमता। मतलब कोई एक क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र है, उसमें अगर 4 शेर रहने की क्षमता है तो अगर 5वां आ जाएगा तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो वही 4 को जब पोषण मिलता है जिस क्षेत्र में, उसी को हम बोलते हैं वहन क्षमता, याद रखना। आगे है बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता जो होती है जैविक विभव कहलाती है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की जो क्षमता होती है उसी को हम जैविक विभव कहते हैं। अब इसका संकेत अक्षर होता है स्मॉल आर। स्मॉल आर से हम व्यक्त करते हैं कि भैया जैविक विभव है ये। विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का ऐसा क्रम जिससे किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब यह प्रवाह हमेशा हमने पहले बताया है कि ये श्रृंखला जो होती है वो एक दिशा होती है, कि विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का ऐसा क्रम
जिससे किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और याद रखना, इसी में 10% का नियम चलता है, ऊर्जा वाले में ना। जीवी संघटक ऐसी जीवित वस्तुएं होती हैं जो एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती हैं। जीवी संघटक ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करती हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है ना, की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स ही उत्तरदायी होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में जो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, इसका मुख्य कारक क्या है? फाइटोप्लैंक्टन से ही। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? ये मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं समुद्री खाद्य श्रृंखला में। ठीक है। अपघटक निर्जीव जो होता है, ये प्रश्न आया हुआ है, कंफ्यूज करने वाला था स्टेटमेंट के रूप में कि अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सही ये है, लेकिन वहां पे अकार्बनिक को कार्बनिक में तोड़ते हैं, ये गलत होता है। तो अपघटक निर्जीव जो होते हैं कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं। अपघटक जो होता है वो अपना भोजन उपभोक्ता की तरह निगलता नहीं है, निगल नहीं जाता है। तो क्या करता है? वह अपने शरीर से मृत अथवा मृत प्राय जीवधारियों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम का श्रवण करते हैं। उसी से वहां जो मृत जीव होगा वो समाप्त होते नजर आते हैं। ये खाते नहीं है सीधे, ठीक है, श्रवण करके खत्म करते हैं उनको। समुद्री पारितंत्र में भी खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। समुद्री पारितंत्र में भी खाद्य श्रृंखला पाई जाती है भैया, जिसको डायटम को सपोषी बोलते हैं। क्रस्टेशियाई जो कि शाकाहारी उपभोक्ता होता है, और एक होता है हेरिंग जो कि मांसाहारी उपभोक्ता। तो यही क्रम है, पहले डायटम, फिर क्रस्टेशियाई शाकाहारी, फिर मांसाहारी हेरिंग आएगा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत ऊर्जा है, सूर्य है। ये प्रश्न आ चुका है, ये भी आया हुआ है प्रश्न पेपर में। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का 10% भाग ही स्वांगीकृत होता है। यह हमें ऊपर अभी बताए थे। इसे ही हम लिंडमान का 10% वाला नियम कहते हैं। लिंडमान ने यह नियम दिया था भाई, कि उन्होंने कहा था कि कोई जीव है, उसने अगर मान लीजिए हिरन है, उसने नहीं, हिरन को छोड़िए, टिड्डा है, टिड्डा घास से अपना खाना लिया, फिर उस टिड्डे को मेढक ने खा लिया, मेढक ने उसको खाया, तो वो टिड्डा जितना ऊर्जा प्राप्त किया था अपने खाने से, उसका 10वां भाग मतलब 10% ही मेढक पाएगा। अब मेढक को सांप जब खाएगा तो मेढक ने जितना प्राप्त किया था उसका 10% सांप लेगा, और जब सांप को चील खाएगा तो सांप जितना मेढक से प्राप्त किया था 10%, उसका 10% कौन पाएगा? चील पाएगा। यही है लिंडमान का 10% नियम। इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% ही संचित ऊर्जा को अपने शरीर में रूपांतरित करता है। ठीक है, तो अब यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, पिरामिड हम बता दिए हैं। अब हम कल देखेंगे, अगले वीडियो में बायोनॉमिक्स से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो भैया वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और पेड कोर्स अवेलेबल है अभी, तो आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और समय रहते आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और कंफर्म है कि आप समय रहते अगर अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे तो आप अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिहार पीसीएस आरओ 2021 जो प्री होने वाला है दिसंबर में, बिहार सीडीपीओ, बिहार दरोगा, जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हो, इनके लिए पेड कोर्स अवेलेबल है मात्र 300 रुपये में, तो आप ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं, 78 27 50 65 30 पर। तो चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।